पाकिस्तान आर्मी पर हमले को लेकर बीएलए की तरफ से एक और दावा किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जुनैद बलूच का दावा यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के 15 जवान और हमने ढेर किए हैं। इस बीच मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जंग है, इस जंग में कई बलूच लड़ाके भी मारे गए हैं। तो लगातार जो अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बीएलए के, और बलूचिस्तान की जमीन पर यह संघर्ष बड़ा भीषण होता जा रहा है। ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि बीएलए किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। दरअसल इस कई बलूच महिलाएं जो हैं उनके भी वीडियोस बहुत सारे सरफेस होते रहते हैं, सामने आते हैं, जिसमें वो आरोप लगाती है कि कैसे देखिए घरों से बच्चों को हमारे उठा के ले गए और उसके बाद उनके मरने की खबर आती है, उनकी लाशें तक नसीब नहीं होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक बुजुर्ग की तस्वीर आई थी जो अपने हाथ में एक अपने बच्चे की तस्वीर लेकर बैठे हुए थे। उन्हें आज भी इंतजार था कि मेरा बेटा शायद वापस लौट आएगा। उसको 10 साल पहले पाकिस्तान आर्मी के जवान उठाकर ले गए थे और आज तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यही वजह, यही आक्रोश है हिमांशी जी, जो बलूचों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। पाकिस्तान ने बलोचों के साथ किया है वो सिर्फ छल है। उनकी नीतियां बहुत दमनकारी रही हैं और कई बार उन्होंने टेबल पे आके बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनको सिर्फ धोखा मिला है। जब आप किसी से उनकी पहचान छीन लेते हो तो उनके पास सिर्फ विद्रोह ही बचता है अपनी पहचान को वापस पाने के लिए। और जो ये बलोच का इलाका है, अगर आप देखें तो इनसे अंग्रेज जो थे वो भी ट्रीटी करते थे, वो भी इनको अपने में नहीं मिलाते थे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की जो टरेन है वो लड़ने के लिए बहुत मुफीद नहीं है। और ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड मार्शल रेसेस वाले लोग हैं। तो इनको अगर आप किसी तरीके से अगर बातचीत के द्वारा हल निकाल सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं। दमनकारी नीतियों से और अलगाववादी नीतियों से आप इनको नहीं दबा सकते हैं। और इनको बहुत क्लियर है कि इनका शोषण लगातार हो रहा है। देखिए, और इनको एक और चीज बहुत क्लियर है कि जो इनका डायस्पोरा बाहर है वो यूएनएससी वगैरह में गुहार लगा रहा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की पकड़ वहां बहुत मजबूत है तो इनको वहां से भी मदद नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष और ज्यादा खूनी होगा, क्योंकि अगर मासूम बच्चों को घरों से उठा के कत्ल कर दिया जाता है, बहन बेटियां उनकी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, बूढ़े बड़े सुरक्षित नहीं है। और अब तो एक इन्होंने नई चीज निकाली है, फितना अल हिंदुस्तान, यानी कि जो भी वहां पे पाकिस्तान के हिसाब से जो भी विद्रोही माना जा रहा है वहां पे, उस सबको ये माना जाता है कि हिंदुस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और उसको टेररिस्ट की तरह डील किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये टेररिज्म नहीं है। वो अटैक किस पे कर रहे हैं? पुलिस की चौकियों पे और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। उनकी कहीं भी लड़ाई एक आम पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं है। ये सशस्त्र विद्रोह उनकी अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए है। अगर पाकिस्तान उनको ये स्वतंत्रता और स्वायत्तता दे देता है तो उनकी लड़ाई खत्म है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जबरन उनको अपने साथ मिला के रखना चाह रहा है और एजुकेशन नहीं दे रहा है, उनको उनके संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसमें हिस्सा नहीं दे रहा है, तो बलोच अब झुकेंगे नहीं। वो इसको कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर आगे तक ले जाकर ही मानेंगे। और पाकिस्तान के लिए लगातार होने वाले हमले मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टरेन कहीं भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्होंने तुर्की में जाके उनके कुछ जो लड़ाके थे जो पहले कुर्दिस्तान वगैरह में लड़ रहे थे, डैश वगैरह के, उनसे भी हेल्प मांगी है। बट आप बलोचों को उनके घर में मात नहीं दे सकते हो, ये बात पक्की है। मैं अरविंद जी के पास चलता हूं। अरविंद जी, ऐसा क्या है जो इस एरिया में, खासतौर पर जिस टेरेन का जिक्र अभी हिमांशी जी कर रही हैं और कई मौकों पर आता है कि बलूचिस्तान का डेमोग्राफी ऐसी है जो पाकिस्तान को लीड नहीं लेने देती। ऐसा क्या है इस टेरेन में कि बलोच हमेशा पाकिस्तान की आर्मी पर भारी पड़ जाते हैं, और इतना भारी कि उन्हें चौकियां छोड़कर भाग जाना पड़ रहा है और कई शहर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के कब्जे में। एक तो रोहित साहब की वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो काफी पहाड़ी इलाका है। अब हम इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप है वो दरअसल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उधर खैबर और वो बोलन दर्रे होते थे, और इधर भी दरअसल पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करता था मिडाइवल और एंशियंट एज में। पर तो वहां की पहाड़ियों से जो वहां के लोकलाइट्स हैं वो उसका एक एक उसका टुकड़ा जानते कि ये आगे अब दर्रा कहाँ जा रहा है, ये कहाँ निकलेगा।
पर जो सेनाएं जो डिप्लॉय होती है वो दरअसल बाहर के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं उधर जो पख्तूनिस्तान वाला इलाका है वहां के भी लोग होते हैं, सिंधी भी होते हैं, तो वो जो वहां का बलूचिस्तान का इलाका है उससे ठीक तरीके से एक्वेंटेड नहीं होते हैं। दूसरी बात यह समझना होगा कि खुद पाकिस्तान की घरेलू हालत ऐसी रही है कि उन्होंने वहां पे कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होने के कारण वहाँ सड़कें भी बहुत खराब हालत में हैं, और जितना भी जो ज्यादातर जो पैसा गया वो दरअसल पंजाब, और वहां पे जो बड़े बड़े चाइनीज प्रोजेक्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी खाली पंजाब और वहीं पे उनका पैसा बहा है। और चीन को भी इस बात का पता है कि जो पाकिस्तान का जो खासकर जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें डिस्टरबेंस की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो सीपैक का जो पूरा प्लान है वो खाली जो उसका पाकिस्तान का जो ईस्टर्न जो बाउंड्रीज हैं उसके पैरेलल पैरेलल चलता हुआ फिर वो एकदम से उसको परपेंडिकुलर शेप देके वो आगे उसको बढ़ाते हैं। तो ये इसके पीछे भी ये बात है। दूसरी बात ये कि ये जो लड़ाई है बलूचों की, ये आतंकवाद तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी कोई पंजाबियों को या पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं उनका नहीं किया। उनकी लड़ाई सीधे सीधे वहां की आर्मी से है, और हमें पता है कि जब लड़ाई वहां की सेनाओं से होती है तो वो दरअसल दमन के खिलाफ होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि अंग्रेजों ने हमारा दमन किया था, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ जो हमारा जो भी तरीका था, हिंसात्मक भी था या जो जहाँ वायलेंस भी था, अलग अलग भारत में जो तमाम आंदोलन हुए हैं वैसे के वैसे उनका एक रूप देखने को मिल रहा है। और ये इससे भी पता चलता है कि इस लड़ाई में वहां की महिलाएं भी शामिल है। दरअसल किसी भी आंदोलन में महिलाएं तब शामिल होती है जब उनके हकों हुकूक को ही पूरी तरीके से मतलब नेग्लेक्ट कर लिया जाता है या उनसे इनकार किया जाता है जो उनके इंसानी हकों से, तो दरअसल समाज का हर तबका उसमें जोड़ता है। तो उससे भी ये दरअसल जो बलूचों का जो ये जो स्ट्रगल है इसके हम रूप को समझ सकते हैं कि ये वाकई उनके इंसाफ की लड़ाई है। पर इस संबंध में जैसा कि हमने पिछली डिबेट में भी इसका जिक्र किया था रोहित साहब, कि भारत के पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, वह नहीं है। अगर इस पे थोड़ा काम होता है और भारत अपना कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर करता है, क्योंकि भारत का तो एक धर्मनिरपेक्ष वो चेहरा रहा है, और भारत हमेशा से भी धर्म आधारित या कहीं पे भी जो क्षेत्र आधारित राजनीति का संवैधानिक तौर पे इनका विरोध करता है, तो उनको किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करने में मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उससे उस आंदोलन को मजबूती ही मिलेगी। और जो मुझे लगता है कि जो इंसानियत के हक में वो लोग लड़ रहे हैं उससे एक खास तरीके का उन्हें सपोर्ट मिलेगा। रोहित साहब। ठीक है हिमांशी जी, अभी तक तो भारत ने कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस बलूचिस्तान में या खैबर में नहीं, भारत का डायरेक्ट, लेकिन पाकिस्तान इस बात को कहता रहता है। अभी बिलावल भुट्टो अपने डेलीगेशन के साथ यूएस गए हुए हैं, वहां पर भी उन्होंने इसी चीज को लेकर जहर उगला कि भाई बीएलए और टीटीपी को भारत मजबूत कर रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान और खैबर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आप इस पर क्या सोचती हैं कि भारत का क्या स्टैंड इस पर होना चाहिए बलूचिस्तान को लेकर? देखिए, भारत की नीति इस चीज में बहुत स्पष्ट है। भारत किसी के भी आंतरिक जो भी मुद्दे हैं उन पे हस्तक्षेप नहीं करता है, और ना ही अपने किसी भी आंतरिक मुद्दे पे किसी और को हस्तक्षेप करने देता है। क्योंकि हम बलूचों का समर्थन जो कर रहे हैं वो नैतिक तौर पे कर रहे हैं, एथिकली कर रहे हैं, क्योंकि उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन भारत कहीं पे भी उनको मिलिट्रीली कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, कोई हथियार या वित्तीय पोषण उनका नहीं कर रहा है, ये चीज बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान इसको बार बार इसलिए मंच पे उठाता है ताकि वो दुनिया का ध्यान भटका चुके। उसमें बिलावल भुट्टो की तो कितनी किरकिरी हुई है वो हमने देखा ही है, कि उन्होंने जब जो भी मुद्दे उठाए उनको रिपोर्टर्स ने खुद ही धो दिया है। लेकिन जहां तक बलोचों की बात है, तो देखिए, बलोचों का जो ये मुद्दा है इस पे मैं थोड़ा सा, और जो आपने पहले सवाल पूछा था उस पे थोड़ा और विश्लेषण करना चाहूंगी जी। कि पहली बात तो उनके पास जमीनी समर्थन और इंटेलिजेंस है, कि वो लोकल है, उनके पास लोकल सपोर्ट बहुत जबरदस्त है, उनको पता होता है सेना कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, तो एक एक मिनट की उनके पास इंटेलिजेंस होती है। दूसरी चीज उनके पास सबसे बड़ी है कि वो उनकी अपनी टरेन है, जिस टरेन में वो बचपन से पैदा हुए हैं उनको चप्पा चप्पा पता होता है, जबकि जो सैनिक आ रहे हैं उनको एक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट में टाइम लगता है। तीसरी बात जो है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, जबकि सेना के लिए ये सिर्फ एक नौकरी है। जो पाकिस्तानी सैनिक हैं
उनके लिए सिर्फ ये एक नौकरी है, उनके लिए कहीं ये जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। तीसरी बात, उनको गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल है, जो ये नॉर्मल जो परंपरागत युद्ध होता है वो नहीं है। वो देखिए आईडी से लड़ रहे हैं, वो घात लगाकर हमले कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने कम सैनिकों के साथ में भी बहुत इफेक्टिव हमले जो कर रहे हैं। और जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि महिलाएं इसमें शामिल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट नहीं है तो दमन हो रहा है। और अब इस समय पाकिस्तानी सेना के ऊपर बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो अपनी चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो आना ही नहीं चाह रहे हैं इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं बीएलए जो है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी अब अपना स्टैंड रख पा रहा है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान वहां पहले मीडिया नहीं जाने देता था, लेकिन अब क्योंकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी ये मांगे उठ रही हैं बार बार कि उनका यूएन में कोई ना कोई साथ दे। भारत इस समय इस तरह से नहीं उलझेगा पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि भारत फिलहाल अपनी जो छवि है उसको किसी भी तरीके से एक इंटरनल पॉलिटिक्स में या इंटरनल विद्रोह में पाकिस्तान के उलझ के अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहेगा, जो कि पाकिस्तान बहुत केपेबल है कि आप एक छोटी बात कहते हैं वो कलाकारी से उसका कुछ और ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो भारत के लिए इस समय बलोचों का समर्थन सिवाय नैतिक तौर पे करने के और कोई वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 हफ्ते पहले जब मीर यार बलोच ने घोषणा भी की थी कि हमने बलूचिस्तान को अलग कर दिया है, तभी भी भारत की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है आधिकारिक तौर पे। तो मुझे लगता है भारत इस समय इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, ना ही कोई सपोर्ट करेगा। ठीक है, अरविंद जी आप क्या कहेंगे इस पर? मैं वैसे तो हिमांशी जी से मोटे तौर पर सहमत हूं, पर इसमें से कुछ चीजें जो है मुझे संशोधित करने की जरूरत होगी। देखिए, नीति के तौर पर तो भारत ने कभी भी किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है, पर आज जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और बातें काफी पुरानी हो गई है, तो हमें पता है कि इंदिरा जी के जमाने में तमिल टाइगर्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। आज तो एकदम क्लियर है ना, क्योंकि अब तो अरसा हो गया, अब तो भारत की नीतियां भी बदल चुकी है। पर ऐसे खासकर बलूचों को लेकर यह कहना कि भारत में ऐसा कोई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अभी बहुत ऑफ कोर्स नहीं चल रहे हैं, तो वो है। पर यह कहना कि भारत किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है या नहीं करता रहा है, ये ठीक नहीं है। तो ये तो है, क्योंकि ये तो एक तरीके से कूटनीति का भी हिस्सा होता है, तो उसमें यह सारी चीजें आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम क्योंकि भारत सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, तो हम इस बात को कह सकते हैं। पर एक नीति के तौर पर, जैसे कि मैं बार बार कहता रहा हूं, कि एक एडॉप्ट करनी होगी, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाली है। दरअसल भारत आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का इसलिए पालन करता है कि भारत को ये डर है कि अगर हम ये करेंगे तो पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर में जो हस्तक्षेप करता रहा है, हमारे पास एक तरीके से जो नैतिक जो तर्क है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम पाकिस्तान को भी नहीं कह पाएंगे कि आप हमारे कश्मीर के मामलों में आप क्यों सारी दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो मोटा मोटी इसका एक कारण है। दूसरा ये है कि जब भी हम कभी एकेडमिक प्रोग्राम या कभी भी प्रोग्राम्स में जब हम जो खासकर साउथ एशिया के जितने भी जो लोग, जो खासकर डिप्लोमेट्स वगैरह जो यहाँ पे है या डिप्लॉयड है या यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस संभाल रहे हैं, तो उनके ऊपर भारत का एक खास तरीके का दबाव जो है वो समझ में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह है कि भारत का प्रभाव तो उन देशों पे रहता ही है, इसमें कहीं कोई आशंका नहीं है। पर एक दूसरी बात यह कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत में दरअसल बहुत सारे, जैसे पिछली बार भी हमने जिक्र किया था कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से बहुत बार तमाम पॉलिसियां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। एक उदाहरण देखिए, हमारे पूरे संसार भर में इतने जो एम्बेसीज हैं, इतने सब अलग अलग जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, पर उसके बावजूद हमें पूरे विश्व को ये बताने के लिए हमें वो अलग अलग डेलीगेट्स भेजने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारे वहां पे जो कूटनीतिज्ञ है वो आज भी इतने कैपेबल नहीं है कि उन देशों की सरकारों को ये कन्विंस कर सके कि दरअसल भारत ने जो पाकिस्तान पे जो किया था, जो स्ट्राइक की थी, वो एकदम जायज थी। उसके लिए भी हमें यहाँ से भेजने पड़ रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं
ये पता चल रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या जो नौकरशाही है वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इससे एक इसी से उदाहरण ले लीजिए कि आज भी जो खासकर कॉमनवेल्थ के जितने भी जो वहाँ हम जो डिप्लोमेट्स को वहाँ पे जो रिक्रूट करते हैं वो आज भी मिनिस्टर कहलाते हैं, क्योंकि ये पुरानी जो कॉलोनियल प्रैक्टिस है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसपे काफी लंबी चर्चा की जा सकती है, पर अभी फिलहाल अगर हम इस पे केंद्रित रहें बलूचिस्तान के मुद्दे पर, तो मुझे लगता है कि एक स्पष्ट नीति की जरूरत है, और तभी मुझे लगता है कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपने संबंधों को की व्याख्या कर पाएंगे, खासकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के साथ। रोहित साहब। ठीक है। हिमांशी जी, मेहरंग बलोच जो बलूचों की बड़ी नेता हैं, उनको भी काफ़ी वक्त से पाकिस्तान ने डिटेन किया हुआ है। उसको लेकर भी लगातार जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके अंदर नाराज़गी बढ़ती जा रही है, और एक बड़ा लॉन्ग मार्च भी निकाला गया था कि मेहरंग बलोच को रिहा करो। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सारी चीज़ें हो रही हैं, जंग भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो दमनकारी स्टेप हैं, जहां उसको जैसे मौका मिलता है वो चूकता नहीं है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जैसा हमेशा कहता है कि बलूचिस्तान मेरे सर का झूमर है और झूमर हम कभी जाने नहीं देंगे, ये आसिम मुनीर ने कहा था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बहुत चीज क्लियर है कि जितनी गोल्ड माइंस वहां पे हैं, सीपेक का जो रोड का रास्ता है वो वहां से होके जाता है, ग्वादर पोर्ट है आपका, जो जितने भी गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस है, सारे तो आपके बलूचिस्तान में हैं। तो बलूचिस्तान को वो किसी भी कीमत पर अपने से जोड़ के रखेंगे। और जहां तक नेताओं का सवाल है, तो देखिए ये चीजें बहुत समय से लाइमलाइट में आ रही हैं कि कितनी दमनकारियां नीति रही हैं, लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सॉलिड एक्शन इस चीज को लेके किसी भी इंटरनेशनल फोरम में नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज से शह मिलती रही है कि वो जो भी चाहे, जितनी भी दमनकारियां नीति चाहे, वो बलोचों के खिलाफ कर सकता है। और इसीलिए ये नया बिल जो उन्होंने एंटी टेररिस्ट बिल जो लेके आए हैं, वो भी इसी का हिस्सा है कि उनको सेनाओं को अनलिमिटेड पावर वो दे रहे हैं कि आप 90 डेज तक बिना किसी इंटरोगेशन के इंसान को उठा के अपनी हिरासत में रख सकते हैं, और उसके बाद उसका कोई अता पता हो ना हो, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ये संविधान के भी ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बलोच जो है भले ही इस खूनी संघर्ष में लगे रहे, लेकिन आगे मुझे इसका बहुत जल्दी कोई हल नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।